नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत जो भी बीएड के स्टूडेंट हिंदी भाषा लिए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कितने पेज में लिखे जाते हैं, वही एक मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिसका उत्तर भी प्रश्न के साथ साथ आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये पेपर अगर आप बढ़िया से दिल से अगर समझ लेते हैं तो आप 70% से लेकर के 80% लाने के हकदार हो जाएंगे, केवल एक मॉडल प्रश्न पत्र समझने से। तो आइए हम देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र में कैसे कैसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं, कौन कौन क्वेश्चन आने के। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए गए हैं जो कि 99% एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए थे और आपके लिए 3 घंटे का समय था और नंबर जो आपका था 90 मार्क्स का जो पेपर था, तो सेशन 1 के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद एक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे और 10 प्रश्न इसमें आपको मिलते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शुरू में ही कर रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं समझाते हुए चलूँगा। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को केवल देख लेने के बाद ही आपसे बिल्कुल याद कर लें और एग्जाम में लिख करके आएँ। तो लेखन कौशल का मतलब क्या होता है? तो लेखन कौशल का मतलब होता है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं चाहे बड़े बच्चे, लेखन कौशल के समय हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, पहले डॉट 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 करके उनको दे दिया जाता है कि बाबू डॉट डॉट को मिलाना है। बच्चे आप पहले शुरू में क्या करते हैं, आड़ी तिरछी रेखा खींचते हैं। इससे क्या होता है कि उनके फिंगर, जो अंगुली होती है, उस अंगुली का विकास होता है और पेन पकड़ने से, ग्रिप पकड़ने से उनके जो अंगुली की मांसपेशी है उस पर उन बच्चों का कमांड होता है। तो सबसे पहले आड़ी तिरछी रेखा खींचते हैं, उसको डॉट डॉट मिलाते हैं। ऐसे ऐसे करके लेखन कौशल का धीरे धीरे विकास होता है और हम अपनी भाषा को, अपनी भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए लेखन कौशल के माध्यम से ही हम पहुंचाते हैं। तो इसमें लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृति, लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। वही बात जो लिपि, हमारे अंदर जो भी चीज है, हमारे मस्तिष्क में जो भी उत्पत्ति हो रही है, हमारे अंदर क्या बसा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इस समय लिपि के माध्यम से भी आप लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं और स्पीच बोल करके भी आपके सामने पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आप 2 कौशल का प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या क्या कौन से कौशल आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये कौन सा सामग्री हो गई? दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लेखन कौशल। तो अधिकांशतः सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि व्यवस्था होती है। इस लिपि प्रतीकों को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो। इससे आशय यह है कि लेखन द्वारा लिपिबद्ध विचारों तथा भावों को वे ही पढ़ और समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा तथा उस लिपि की व्यवस्था की अच्छी से ज्ञान हो, ठीक है। हम लोग जो लिपि लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं या हिंदी या कोई भी देवनागरी लिपि होती है, तो जो हम लोग लिपि लिखते हैं, अगर लिपि की अगर जानकारी नहीं रहेगी हमें, तो आप जो कुछ भी लिखते हैं हम नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए, लेखन कौशल के महत्व क्या है। इतना आपको नहीं लिखना होगा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं इसलिए कि हो सकता है कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो ये आप लिख सकते हैं। अब लेखन कौशल का महत्व क्या है? तो भाषा पर आधारित प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी अपना एक महत्व है। लेखन कला बालकों की अंगुलियों तथा मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है। इसमें मस्तिष्क तथा हाथ दोनों का बयान साथ साथ चलता है, यानी जो मस्तिष्क होता है और हाथ होता है, दोनों एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि अब तक तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेखन कौशल क्या होता है। अब देखेंगे कि लिपि शिक्षण क्या होता है। लिपि शिक्षण किस प्रकार दी जाती है दोस्तों। तो लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग,
ठीक है। लिपि क्या होता है? तो लिपि एक भाषा, कोई भी भाषा होती है उसको एक लिपि में जब हम लिखते हैं तो उसे ही लिपि कहते हैं। और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती है। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे अगर कोई भाषा आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, यानी अनेक लिपि में लिखा जा सकता है उसको, ठीक है। लेकिन जो भाषा होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरे लिपि में लिखना, इस तरह की वास्तविकता अनुवाद न हुआ तो इसे लिप्यंतरण कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण से आप क्या अभिप्राय है? जो हिंदी भाषा शिक्षण है उससे क्या अभिप्राय है? हिंदी भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ देखेंगे भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग एक प्रक्रिया है या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए जिससे बालक भाषा को समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। बच्चों की भाषा को उसके समाज के व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा शिक्षण की जरूरी, यानी भाषा शिक्षण हमें क्यों देना जरूरी है? अगर भाषा शिक्षण नहीं देते हैं तो बच्चा अपना समाज में वर्चस्व अपने आप को नहीं ढाल पाएगा। इसलिए बच्चे को हिंदी भाषा शिक्षण या वो जिस समाज में रहता है उसकी भाषा शिक्षण को देना जरूरी है। अब देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों मातृभाषा क्या होती है? जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक व भाषाई पहचान होती है। जैसे मातृभाषा, आप बुंदेली हैं, मराठी हैं, हिंदुस्तानी, यानी मान लीजिए कि अदर राज्य के आप हैं तो वहाँ की मातृभाषा जो होती है, आपकी बोली जो होती है वो पहचान करा देती है कि आप किस जगह से हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है और शिक्षा बच्चों को देना चाहिए या दिया जाएगा तो उसमें मातृभाषा का सबसे पहले सम्मान किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? शब्द विराम किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? इस तरीके से सारे जो इस तरीके से सिस्टम है, पर्यावरण के ये चिन्ह है, उन सब के बारे में आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा देख लेंगे, जो शब्द समास अर्थ के कारण, जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द या स्थान ग्रहण कर लेते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण या ग्रहण हो गया है, ग्रहण कर लीजिएगा, ग्रहण कर लेते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात इसमें एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी शब्द के लिए प्रयुक्त समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, नाटक किसे कहते हैं? तो नाटक दोस्तों, नाटक में अगर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद का भी देखिए आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी इसमें जिक्र है। नाटक नट शब्द से निर्मित है जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय, ठीक है, सात्विक भावों का अभिनय। जो आप लोग गांव में नाटक देखते होंगे, पहले नाटक चलता था, अब तो नाटक का अगर देखा जाए तो समाप्त हो गया है, धीरे धीरे मोबाइल आकर के सब समाप्त कर दिया। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के लक्षण देते हुए लिखा है, नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया, दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपक में नाटक ही सबसे मुख्य है, इसके रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। भारतेंदु युगीन नाटक 1850 से 1900 ईस्वी के बीच रहा है। हिंदी नाटक का आरंभ, ठीक है, हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही होता है। भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक के प्रवर्तक साहित्यकार हैं। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के मध्य की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दुर्दशा के प्रति गहरी पीड़ा थी और इस पीड़ा में मूल्य में था देश प्रेम, ठीक है। जो नाटक होता था उसमें देश प्रेम को दर्शाया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन होता है, भाषा की परिभाषा लिखिए।
तो दोस्तों भाषा की परिभाषा आप लोग लिखे होंगे, पहले से ही देख रहे हैं, लेकिन प्रमुख विद्वानों द्वारा दिया गया भाषा की परिभाषा निम्नलिखित है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखा जाए तो भाषा वह साधन प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता से समझा सकता है। ये भाषा की परिभाषा होती है। ठीक है, भाषा की परिभाषा देख लीजिएगा, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इन सारे चीज़ों की परिभाषा एक बार आप जरूर देख लीजिएगा हिंदी भाषा में। अब यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भी एक परिभाषा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है समास के प्रकार। दोस्तों समास के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी आप यहाँ देख लीजिए। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि कमेंट में या हम किसी से बात कर रहे थे तो वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए कि सर पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरणी लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या आप लोग पढ़ रहे हैं, आप बार बार पढ़ रहे हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको आता है तो उसके इंग्लिश क्वेश्चन को, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है उसको आप जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। पाठ्यचर्या कह लीजिए, पाठ्य विवरणी कह लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई, पाठ्य करिकुलम के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या सिलेबस द्वारा छात्रों को ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थात इसका विकास व्यापक रूप में होता है, जबकि पाठ्यचर्या का या पाठ्य वस्तु का निर्माण संकुचित रूप में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 10वां क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन पर प्रकाश डालिए। दोस्तों मौन वाचन क्या होता है? ये मौन वाचन बड़े बच्चों के साथ कराया जाता है। इसमें क्या होता है मौन वाचन में कि बच्चों को पहले तो बोल करके, हम लोग जैसे बढ़ाते हैं एक कौवा था, बच्चे बोलते हैं एक कौवा था। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर आप जो कुछ भी लिखे हुए हैं उसको एक बार बोल करके जो पढ़ाते हैं वो मौखिक भाषा हो जाता है, मौखिक अपना बुलवा करके पढ़वा रहे हैं। और उसके बाद जो मौन वाचन होता है, मौन वाचन में बच्चे ओठ को हिलाते हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव से आंख बंद करके अगर कहिए तो पढ़ते हैं और बिल्कुल उनके मस्तिष्क में घुस जाता है। तो इसका मौन वाचन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको आप देख ले, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौन वाचन पठन का अर्थ, लिपि लिखित पाठ को बिना ओठ हिलाए या बिना ओठ को हिलाए मन में मनन करते हुए पठन करने को मौन वाचन या मौन पठन कहते हैं। यह सस्वर वाचन से अलग है, जिसके उच्चारण करते हुए घोष या मुखर रूप से वाचन किया जाता है। मौन वाचन का अभ्यास शालाओं में प्रायः कक्षा 8 से कराया जाता है, जब छात्रों को पठन हेतु आवश्यकता एकाग्रता आ जाती है। ठीक है, यानी जब छात्र अपना ये धैर्य उनके अंदर आ जाती है और उनको शांति से बोल दिया जाए कि आप पढ़ो, तो बिल्कुल शांत स्वभाव में जैसे माला जपा जाता है उसी तरीके से एकदम बिल्कुल मौन होकर के अपना बच्चे पढ़ते हैं। और मौन होकर के जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको ध्यान में सीधे ग्रहण हो जाता है। 11 नंबर एक क्वेश्चन अधिक ले लिए हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। कहानी कथन में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? जैसे कहानी कथन, जो कहानी कथन होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो कहानी कथन विधि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को उपयोगी विधि है, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का बहुत शौक होता है, सुनने का बहुत बड़ा शौक होता है। आप लोग भी देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर पर दादा दादी, नाना नानी इत्यादि से कहानी सुनते हैं। अतः कहानी के माध्यम से उन्हें कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। भाषा विषय वस्तु का ज्ञान भी उन्हें कहानियों के माध्यम से दिया जा सकता है। अध्यापकों को कहानी कहते हुए बनाने की कला निपुण होनी चाहिए। जो छात्र, जो अध्यापक हैं उनको कहानी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए, बच्चों का उम्र का ध्यान होना चाहिए इत्यादि, बाल कौशल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सब उस कहानी कथन शिक्षक को सब जानकारी होना चाहिए। अब देखिए सेशन बी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सेशन बी के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे और 200 शब्द में आपको लिखना होगा। दोस्तों तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि पाठ योजना के प्रकार पर प्रकाश डालिए। तो पाठ योजना, लेसन प्लान के प्रकार, लेसन प्लान के कितने प्रकार होते हैं इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो पाठ योजना के प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर पहला व्यापक पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना, लिखित पाठ योजना और लिखित पाठ योजना। ठीक है,
तो व्यापक पाठ्य योजना देखा जाए तो यह एक दीर्घकालीन पाठ्य योजना होती है। दीर्घकालीन का मतलब बड़ा, 6 महीना 2 महीने, यानी एक बड़ा ये पाठ्य योजना तैयार किया जाता है। उसको उसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को एक एक करके पढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म पाठ्य योजना, यह पाठ्य योजना अल्पकालीन पाठ्य योजना होती है। लिखित पाठ्य योजना, वे पाठ्य योजना जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण में पहले लिखित रूप में तैयार करता है और लिख करके योजना को पढ़ाता है, वो योजना लिखित पाठ्य योजना कहलाती है। अलिखित पाठ्य योजना, यानी जो अलिखित पाठ्य योजना वो कहलाते हैं जो क्लास में शिक्षक जा करके जो पढ़ाना शुरू कर देता है। अब देखेंगे पत्र लेखन सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, पत्र लेखन सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे आप मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, बेसिक शिक्षा आदि शिक्षण विधियां। ये सारे पद्धतियां जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनको आप लोग एक एक करके अगर समझ लीजिएगा कहीं, ठीक है, किसी तरीके से आप बुक से नहीं तो फिर देखिए समय मिलता है तो हम बता देंगे। ये सारी पद्धतियां आपको हर एक बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि कॉमन है, आपको हर एक बुक के अंतर्गत वो चीज़ पढ़ना है, हम बताते जाएंगे वो चीज़। जैसे शिक्षण विधियां भी आपको हर एक बुक में मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे भाषा प्रयोगशाला के महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा प्रयोगशाला क्या होता है दोस्तों, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं पहले। अगर आप वीडियो अगर देखे होंगे, हमारे चैनल के सारे अगर वीडियो आप देखते होंगे तो ये भाषा प्रयोगशाला के बारे में बहुत लॉन्ग अगर वीडियो हम बनाए हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाए हैं। अगर नहीं देखे हैं आप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसको आप जा करके देख लीजिएगा, भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, तो भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है। देखिए हम समझा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि 16 से 20 कंप्यूटर वाले रूम होते हैं। ठीक है, उसमें ऑडियो टेप रखा होता है, 16 से 20 ऑडियो टेप रखे होते हैं। इसमें सब बच्चों को अलग अलग भाषा को सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, उनके पास कमांड करने के लिए सब, यानी प्रत्येक रूम में एक टेप होता है। टेप के द्वारा बच्चा आवाज़ को सुनता है, कम करता है, वॉल्यूम घटा बढ़ा सकता है इत्यादि। ये सब सारे जो सिस्टम है वो प्रयोगशाला में होता है। और प्रयोगशाला में एक और ये चीज़ होता है कि जो एग्जामिनर कक्ष होता है, वहाँ से बच्चों का मॉनिटर कक्ष, वहाँ से सारे ये 16 और 20 जितने कंप्यूटर कक्ष होते हैं वहाँ से वो कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक बार पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना। तो दोस्तों सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले तो सूक्ष्म पाठ्य योजना क्या होता है, तो लेसन प्लान जब हम लोग बनाते हैं तो ये सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये सूक्ष्म पाठ्य योजना 36 मिनट का होता है और इसमें जो होता है 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट को अलग अलग, जैसे प्रस्तावना प्रश्न हो गया, उसके बाद प्रस्तुतिकरण हो जाता है, उसके बाद फीडबैक, मूल्यांकन इत्यादि सारे अपना हो जाते हैं। तो सूक्ष्म पाठ्य योजना से संबंधित भी हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण का कम समय में, ठीक है, कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका। इसमें अध्ययन की एक इकाई, एक कौशल का प्रयोग अल्प अवधि तक विद्यार्थियों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है। जब शिक्षार्थी पढ़ लेता है तब प्रतिपुष्टि पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। इस आधार पर पाठ में जो भी चीज़ रहता है उसको हम लोग बच्चों से ग्रहण करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक बच्चे को सौंप देते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक प्रविधियों पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन युग में शिक्षा पर प्रायः अध्यापक केंद्रित थी, यानी जो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो अध्यापक केंद्रित थी, यानी अध्यापक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज काल की जो शिक्षा हो गई है वो बाल केंद्रित शिक्षण युग हो गया है। ठीक है, आज मनोवैज्ञानिक उपागम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से कि नवीन मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रविधियां का प्रयोग किया गया है। जिन मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का संदर्भ में हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार किया गया जो निम्नलिखित है। पहला मॉन्टेसरी पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति है, बिनेटेक योजना है, ड्रैकोली पद्धति है, डाल्टन योजना है, प्रोजेक्ट पद्धति और बेसिक शिक्षा खेल विधि इत्यादि। ये सारे नए देखा जाए तो विधियां हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये बीएड और सीटेट की सभी विषयों की टॉपिक वाइज तैयारी हेतु आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो बनते हैं इन सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए हम लोग खंड 100 के अंतर्गत देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको देखा जाए तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, 15 नंबर के, और 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि मूल्यांकन के अर्थ, महत्व एवं विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अब आप लोग पढ़ते हैं बीएड आप कर रहे हैं, तो जब पढ़ लेते हैं तो अभी आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, एग्जाम होने जा रहा है, वही मूल्यांकन होगा आपका कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये मूल्यांकन से संबंधित हम वीडियो तो बनाए हैं, लेकिन यहाँ भी एक छोटे से रूप में हम लोग मूल्यांकन के अर्थ, महत्व एवं विशेषता को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन, यहाँ 2 शब्दों से मिलकर, मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यधन अंकन या अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों, अंकों को प्रदान करता है, वही मूल्यांकन अंक उन अंकों का विश्लेषण करता है, उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोच्च वस्तु या व्यक्ति का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बीएड में क्या किया जाएगा, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा, कोई 70 नंबर पाएगा, कोई 80 नंबर पाएगा, कोई 85 नंबर पाएगा, उसी में से कोई टॉप करेगा। तो ये नंबर दे करके सबसे सर्वोच्च वस्तु या सबसे सर्वोच्च व्यक्ति का चयन किया जाता है। किसके माध्यम से होता है? तो मूल्यांकन करके किया जाता है। ठीक है, अब मूल्यांकन का महत्व क्या है, मूल्यांकन के महत्व पर छोटा सा प्रकाश डाल दे रहे हैं। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार, उनकी रुचि, अभिरुचि का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के मानसिक स्तर की जांच कर उनको उनके स्तर के अनुसार उन्हें कक्षा आवंटित की जाती है। कक्षा में प्रवेश व उन्नयन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन का ये महत्व हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्व हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का, आप मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्लास में अगर क्लास 5, 6, 7, 8 में लड़का है तो उसको मूल्यांकन करके आप उसको क्लास में अपना स्थान देते हैं कि क्लास में कौन सा स्थान है, इस बच्चे को हमें क्या और पढ़ाना चाहिए, कौन सा टॉपिक उस बच्चे को नहीं समझ में आया है। ये सब सारे चीज़ मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तो अब मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो मूल्यांकन कार्य में मापन एवं परीक्षण सम्मिलित होता है। अतः एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं में मापन एक परीक्षण की विशेषताएं अंतर्निहित होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है आपका विशेषता है? तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, जो मापन हम कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, व्यापकता और शिक्षार्थी की सहभागिता होनी चाहिए। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आपका दूसरा क्वेश्चन लिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीक महत्व पर प्रकाश डालिए। सूचना यानी आईसीटी, जो आप सेकेंड पेपर में पढ़ रहे हैं, शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो आईसीटी आप देख रहे हैं ना, ये आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। तो आईसीटी क्या होता है? सूचना तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, यानी हर एक सब्जेक्ट में जो तकनीकी क्षेत्र का विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी, तो हिंदी शिक्षण में देखा जाए तो सूचना तकनीकी, कंप्यूटर का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग, चलचित्र सिनेमा का प्रयोग, जितने आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है ये सब आईसीटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीक का क्या महत्व है, आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सूचना एवं संचार तकनीकी का बहुआयामी प्रयोग सभी प्रकार के शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षणों को प्रदान करने में है। सूचना एवं संचार तकनीकी द्वारा अधिगम की चिर अस्थायी व अवदान में केंद्रीकृत करने में लाभप्रद है तथा जनसाधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करने तथा जन जागरूक को चेतना के विकास में अत्यंत उपयोगी है। अब नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन से होते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षा में प्रयोग व महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों ये भी अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है, अगर ये समझ जाते हैं, श्याम पट, सूचना पट, पुस्तक, शैक्षणिक, यात्राएं,
प्रतिरूप, मॉडल, वास्तविक पदार्थ, मानचित्र, रेखाचित्र, फ्लैश कार्ड, मैजिक लालटेन, ओवरहैंड प्रोजेक्ट, स्लाइडर, चित्र विस्तारक, संग्रहक, मुख चित्र आदि, ये सब क्या है? दृश्य साधन है, जो कि हम देख सकते हैं। हम जिसको देख करके, जिसके माध्यम से हम शिक्षण ग्रहण करते हैं, वो दृश्य सामग्री है। श्रव्य सामग्री ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेप फोन, टेलीफोन इत्यादि, ये क्या है? श्रव्य साधन है, जिससे कि केवल हम सुन सकते हैं। और दृश्य श्रव्य दोनों जो सामग्री है, ये चलचित्र है, नाटक है, टेलीविजन है। टेलीविजन में हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।